चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग इधर ध्यान दें। कल हमने लाइन पढ़ लिया था, तो लाइन जो 3D में है उसकी दो फॉर्म थी। एक थी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, उसको पॉइंट डायरेक्शन बोल रहे थे। और एक था 2 पॉइंट फॉर्म जिसमें हमने पढ़ा था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक है। उसकी फिर वेक्टर फॉर्म और उसकी कार्टेशियन फॉर्म हमें आनी चाहिए, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट है इसके बाद टॉपिक स्क्यू लाइन्स। अच्छा, अब स्क्यू लाइन्स किनको बोलते हैं? आप ऐसा सोचो कि आपके पास जैसे दो लाइन ऐसी हैं कि एक लाइन मान लो ये ऐसी है जो मतलब इस कॉपी के सरफेस पे है, ठीक है, मतलब ये जिस सरफेस पे मैं लिख रहा हूँ उस पर है ये वाली लाइन। और एक लाइन जो है वो इसके या तो पैरेलल हो सकती है। अगर वो पैरेलल हो गई तो क्या होगा, इस प्लेन में ही आ जाएगी। अगर L1 और लाइन L2 जो है अगर इसके पैरेलल होगी वो इसी प्लेन में आ जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो दो पैरेलल लाइन है तो उनसे हमेशा एक प्लेन पास कर सकता है, तो मतलब वो हमेशा कोप्लेनर होंगी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे आपको वेक्टर में बताया था, दो अगर पैरेलल लाइन है तो उनमें से हमेशा एक प्लेन पास हो जाएगा। वो आप ऐसे अपनी दोनों फिंगर्स को पैरेलल बना के देख लो, दोनों फिंगर्स में कहीं पर भी इनको लेकर जाओगे ना तो इनमें से एक प्लेन पास हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनमें से भी हमेशा एक प्लेन पास हो जाता है। मान लो ये लाइन L2 हो गई, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। आप जैसे अपनी दो फिंगर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, उनमें से भी एक प्लेन हमेशा पास हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब ऐसी लाइंस एग्जिस्ट करती हैं जो कि पैरेलल भी नहीं होती और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती, उनको स्क्यू बोलते हैं। अब जैसे मान लो एक लाइन है जो इसके नीचे से जा रही है, समझ गए, मतलब ये इनटू द प्लेन आ रही है, मतलब जैसे मान लो ये सरफेस के अंदर को जा रही है, यहाँ से आई बाहर से आई और ये ऐसे करते करते अंदर से चली गई, ठीक है, ऐसा ये L2 हो गया। और इन दोनों के बीच में एक गैप है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये उसके नीचे से जा रही है, तो एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है। तो ये दो लाइन ऐसी हो गई जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और कभी भी पैरेलल भी नहीं होंगी, और इसीलिए ये हमेशा क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी, नॉन कोप्लेनर हो जाएंगी। कोप्लेनर नहीं हो सकती ना, क्योंकि इनमें से एक प्लेन पास नहीं कर सकता। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ रही है? ऐसी दो लाइंस जो कि पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो, ऐसी दो लाइंस जो कि पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो, और वो ऑटोमेटिकली फिर क्या आती है, नॉन कोप्लेनर आती है, और उनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो इसको ऐसा बोल देते हैं, टू लाइंस, डेफिनेशन लिख देते हैं, टू लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस if they are non-parallel and non-intersecting, ठीक है। टू लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस इफ दे आर non-parallel and non-intersecting, ठीक है। तो इससे हम ये भी बोल देते हैं कि टू स्क्यू लाइंस आर ऑलवेज, टू स्क्यू लाइंस आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल इसका बताता हूँ। जैसे अब मतलब मान लो कि रूम है हमारा, आप रूम में भी इसको विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये रूम है, अगर आप ये वाली लाइन को उठाते हो, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन को उठाते हो, तो ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगी। मतलब अगर मैं ए बी और सी डी को उठाऊंगा तो पैरेलल हो जाएंगे ना, समझ रहे? दोनों लाइन तो पैरेलल है, इनमें से अब एक लाइन पास हो जाएगा, तो ये दोनों स्क्यू नहीं है। बट आप ए बी और सी ई को उठाओ, ये जो इसके ये वाली लाइन है, ये भी यहाँ पे देखने पे आपको समझ नहीं आएगा। आप समझ रहे हो, ये वाली लाइन इसके इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये लाइन तो पीछे वाले एंड पर है, और ए भी ऐसी लाइन है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो एक मैं ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ जो ये वाली है, जो इस टॉप सरफेस पे रहेगी, और एक ये बैक साइड पर ये लाइन आ रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, ऐसे हो जाएंगे, मतलब जैसे एक फिंगर आपकी स्ट्रेट जा रही है और एक फिंगर उसके बैक साइड पर है, और वो उसके मतलब परपेंडिकुलर सी है बट बैक साइड पर है, तो ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो ये जो
ए बी एंड सी ई लाइन है आर स्क्यू लाइंस। समझ गए? अब सबको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई स्क्यू लाइन किसको कह रहे हैं हम? एक बार चैट बॉक्स में ऑल क्लियर कर दो अगर ये सबको समझ आ गया कि हम स्क्यू लाइन किसको कह रहे हैं। टू लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू इफ दे आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। चैट बॉक्स में लिखो भाई ऑल क्लियर जल्दी से। ठीक है, नाउ हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न रहता है जिस पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो अब वो पढ़ते हैं हम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? अब मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड हूँ कि भाई दो स्क्यू लाइन अगर हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देखो देखने पे ये समझ आ रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग तो है नहीं, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे अगर इसी रूम वाले डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो इस केस में ये वाला आ जाएगा ई ई। क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है आपस में, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। और अगर आप जाओगे नीचे जाते रहोगे तो वो डिस्टेंसेस ए ई से तो बड़े आएंगे, ऊपर को भी जाओगे तो वो डिस्टेंस ए ई से बड़े आएंगे। तो दो स्क्यू लाइंस के देख रहे हो, इस फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दो स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, एक बार मैं और डायग्राम बनाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ अलग से। आप कैसी भी दो स्क्यू लाइंस ले लो, एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर जाएगी जो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी और उसके अलॉन्ग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। तो मान लो ऐसा है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस सरफेस के ऊपर दो स्क्यू लाइन ले रहा हूँ। एक तो ये पीछे वाली ले ली मैंने, ये जो बेस है इसका, समझ गए? इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं ओ ए। ठीक है, ओ ए बी सी इसको मान लिया। इसको मान लेते हैं डी ई एफ जी। ये जो आगे वाला सरफेस आ रहा है जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको डी ई एफ जी मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब एक लाइन तो मेरी ओ ए हो गई और एक लाइन मेरी हो गई ये एफ जी। ये दोनों लाइंस क्यों है देखने पे समझ आ रहा है सबको? क्योंकि वो ये डायग्राम इसलिए ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस इसी पे स्क्यू लाइंस बनेंगी, कहीं पे भी बन सकती हैं वो। तो मैं ये डायग्राम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ भी ना। तो ये जैसे एओ एक लाइन हो गई और एक एफ जी हो गई, तो आप जैसे दो फिंगर्स को बना के देख सकते हो, तो ये दोनों स्क्यू हो गई। अब आपको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। इधर से ये इसके परपेंडिकुलर है, इधर से ये इसके परपेंडिकुलर है। बाकी आप कोई भी डिस्टेंस से बनाओगे तो वो इससे बड़ा ही आएगा। समझ पा रहे हो? इधर को भी अगर आप बनाओगे तो वो डिस्टेंस इन दो लाइंस के बीच में बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, बाकी सब हाइपोटेन्यूज बनेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two lines always exist along a line which is perpendicular to given two skew lines। बात समझ आ गई? अगर दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ जाता है, अब मान लो आप निकाल रहे हो, कैलकुलेशन करिए आपने और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ गया। ठीक है, अभी तो मैंने डायग्राम बना दिया, अब हर बार तो डायग्राम बनाएंगे नहीं लाइंस का। तो अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ जाता है इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो आ जाएगा। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो उसका अलग तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। अगर स्क्यू लाइंस होंगी तो उसके लिए अभी हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने हेडिंग क्या डाली है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं ये लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लाइन, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लाइन which is perpendicular to two skew lines simultaneously।
बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी एक ही लाइन एग्जिस्ट करेगी जो दोनों स्क्यू लाइंस के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आप इसको भी ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे आपने ये बना रखा है, अब इस लाइन को अगर थोड़ा सा ऊपर मूव करोगे तो ये इसके तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। इसी लाइन को अगर नीचे को मूव करोगे इधर तो परपेंडिकुलर रहेगी बट इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसी एक ही लाइन होगी जो एट अ टाइम दोनों के परपेंडिकुलर होगी, दोनों स्क्यू लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अच्छा जी, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस। Shortest distance will always will lie along इस लाइन को हम L1 बोल देते हैं और यहाँ पे L1 लिख देते हैं, समझ गए? तो उसी लाइन के लॉन्ग, जो लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, उसी के लॉन्ग आपका क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। ये बात भी यहाँ तक भी क्लियर हो गई सबको? जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर हो गया कि ऐसी एक ही लाइन है जो दो स्क्यू लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, पहली चीज। और उसी लाइन के लॉन्ग आपका क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, अब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लो अब हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ऐसे मैं स्ट्रेट बना लेता हूँ। तो इस लाइन की क्वेश्चन को मान लिया मैंने A1 प्लस लैम्डा B1। ठीक है, और एक लाइन हम ऐसे बना रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन। अब समझ आ गया? तो ये दोनों लाइंस क्यों हैं, इन दोनों के बीच में कुछ गैप आ रहा होगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। लाइन है, एक लाइन है A1 प्लस लैम्डा B1 और एक लाइन है A2 प्लस लैम्डा B2। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी लाइन है A2 प्लस लैम्डा B2। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसी लाइन चाहिए जो कि दोनों के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि उसी के लॉन्ग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, फिर हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो वो लाइन कुछ मान लेते हैं इस टाइप की है। तो ये लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको आपको 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये देखा था, तो आप अपनी फिंगर्स को रख के ऐसे देख सकते हो कि एक वर्टिकल ले लो, एक उसके हॉरिजॉन्टल ले लो, दोनों में गैप आ जाएगा। तो एक ही लाइन ऐसी आएगी जो एट ए टाइम दोनों के परपेंडिकुलर होगी। आप कैसे भी बना के देखोगे ना, तो एक ही लाइन बनेगी। ठीक है, तो उस लाइन के लॉन्ग क्या आएगा, शॉर्टर डिस्टेंस आएगा। तो जैसे अभी इसको मैं P और Q मान लेता हूँ। ठीक है, अब वो जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो ये PQ की लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे आपका A1 यहाँ कहीं लाई कर रहा है, A1 वेक्टर, क्योंकि ये लाइन A1 से पास कर रही है और इस लाइन की डायरेक्शन कितनी है, B1 वेक्टर है। ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा A2 यहाँ कहीं आ रहा है और इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, B2 वेक्टर है। अच्छा, ये A1 और A2 जरूरी नहीं है एक ही लाइन के लॉन्ग आए, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, अब ये 3D में है, ये 2D में नहीं है। ये ऐसा है कि एक लाइन ऐसे बैठी हुई है और एक लाइन ऐसे आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। तो A1 और A2 जरूरी नहीं है एक ही लाइन में आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, से इसको मान लेते हैं T। ठीक है, और मैंने क्या किया, ये एक तो A1T ज्वाइन कर दिया, इसको T वेक्टर भी लिख लेते हैं। ठीक है, और A1T मान लो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में आ रहा होगा। वो जो इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का प्लेन होगा, A1T उसी में तो आ रहा होगा। क्योंकि आपने एक ये, आप ऐसे सोचो कि परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो एक पॉइंट आपने A1 पे ले लिया और एक पॉइंट आपने T पे ले लिया। ठीक है, उसको ज्वाइन कर दिया, समझ गए? अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या किया, इधर से ले लिया। अब ये दूसरी लाइन होगी, ये दोनों एक सरफेस में नहीं है, इसलिए मैं इसको रेड में बना रहा हूँ। अब ये आपका हो गया A2T वेक्टर। ठीक है, मतलब A2T हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो PQ निकालना है, तो वो निकालते हैं अब। तो ये वाला एक वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर ये मान लेते हैं। अब देखो PQ कैसे निकलेगा। ये डायग्राम जो है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा वैसे रफली स्केच करूं तो ये कुछ ऐसा है कि मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये आपकी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। तो एक आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है, ये वाला वेक्टर आ गया। ठीक है, और एक आपके पास ये वाला वेक्टर जो आ रहा है ना, ये ऐसे अलग, ये अलग आ रहा है, ये दोनों एक लाइन में नहीं है।
ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही लाइन बन जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये अलग वेक्टर बनेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये अलग वेक्टर बनेगा। तो ये एक सरफेस पे नहीं है, अलग अलग सरफेस पे है, क्योंकि लाइंस हमारी कौन सी हैं, स्क्यू हैं। अच्छा, अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे तो पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए पहले मैंने एक ये वाला लेंथ निकालेंगे, एक ये लेंथ निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले मैंने क्या किया, टीपी वेक्टर की लेंथ निकाली, टीपी का मैग्नीट्यूड निकाला। अब टीपी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसको मान लेते हैं जैसे टी ए और इसको मान लेते हैं टी बी। तो टीपी का मैग्नीट्यूड आएगा प्रोजेक्शन ऑफ टी ए वेक्टर ऑन टी पी वेक्टर। सही लिखा हुआ है, देखो सोचो कि भाई टी ए वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन ले लोगे टीपी वेक्टर के ऊपर तो आपको टीपी की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, पी क्यू, मतलब प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या होता था, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे जब आप लेते थे, एक वेक्टर पोजीशन दूसरे पे लेते थे, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे ले रहे थे तो ए डॉट बी कैप लिखते थे, बी का सी पे लिखते थे तो बी डॉट सी कैप लिखते थे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पी क्यू की डायरेक्शन चाहिए। और पी क्यू क्या है, ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो बी वन क्रॉस बी टू है। समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है ना, क्योंकि इस जो एक गिवन लाइन है उसकी डायरेक्शन है बी वन वेक्टर, दूसरी लाइन है बी टू वेक्टर। अब जो पी क्यू आपको निकालनी है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी वन क्रॉस बी टू होगी। ठीक है जी, अब हम निकाल लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ टी ए। तो टी ए क्या होगा हमारे पास, ए वन वेक्टर माइनस टी वेक्टर, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन बी वन क्रॉस बी टू का कैप, तो डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। समझ आ गया होगा, टीपी वेक्टर समझ आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ टी ए वेक्टर ऑन टीपी वेक्टर। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो और इमोजी बना दो, पेंगुइन बना दो जल्दी से। देखो इसमें मैंने ये किया कि मेरे को पी क्यू का लेंथ निकालना है। तो अब एक वेक्टर है मेरे पास टी ए, ठीक है, तो आप इसको ऐसे विजुलाइज करो जैसे ये ऐसे दो लाइन जा रही हैं और ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। तो अब मैं इसको जब ज्वाइन करूंगा तो टी ए को, ये पी ए मेरे पास, ये थीटा होगा ना, तो टी ए का प्रोजेक्शन इसके ऊपर पीटी के ऊपर क्या आएगा, मॉड टी ए कॉस थीटा ही तो आएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर ले लेंगे, इसकी डायरेक्शन पता है बी वन क्रॉस बी टू, क्योंकि ये जो पी क्यू है ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ टी ए ऑन टीपी। तो टी ए क्या हो गया मेरे पास, ए वन माइनस टी डॉट, प्रोजेक्शन कैसे लेते थे, ए का बी पे प्रोजेक्शन, ए डॉट बी कैप, तो उस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आपको और जिसको नहीं समझ आया ना, अभी एक और मैं लिख रहा हूँ उससे समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट है हमारे पास टीपी, अब नेक्स्ट मेरे को निकालना है क्यूटी। अब क्यूटी वेक्टर क्या होगा, वो बीटी का प्रोजेक्शन होगा, मतलब टीबी टीबी वेक्टर जो है, बीटी वेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन पीक्यू पे ले लेंगे ना। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये जो आपकी रेड वाली लाइन है, इसका प्रोजेक्शन क्यू टू पे, ये जो क्यू टी है या पी क्यू है इस पे लोगे तो क्या आएगा, इसका कॉस कंपोनेंट जाएगा, तो ऐसा होगा, ये मान लो ऐसा है, ऐसे ये बाहर को आ रहा है, ठीक है, ये आपका बी टी वेक्टर है और ये आपका क्यू टी वेक्टर है, तो ये थीटा मान लो आप। अब इसका प्रोजेक्शन इस पे लोगे तो क्या आएगा, बी टी कॉस थीटा जाएगा। ठीक है, तो अब उसको लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी टी वेक्टर ऑन क्यू टी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी टी वेक्टर हमारे पास क्या है,
टी वेक्टर माइनस ए टू वेक्टर, टी वेक्टर माइनस ए टू वेक्टर डॉट क्यू टी का कैप, उस पे प्रोजेक्शन तो ऐसे लेते हैं ना, क्यू टी का कैप वो क्या आएगा, बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस। ठीक है, बात समझ आ गई होगी सबको। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है, मुझे तो पी क्यू निकालना है। अब जो पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, टीपी में इसको क्यूटी को ऐड करोगे तभी तो मिलेगा। तो पी क्यू की जो लेंथ आएगी आपके पास वो किसके बराबर आ जाएगी, टीपी का मैग्नीट्यूड प्लस क्यूटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, दोनों की डायरेक्शन हमने अपवर्ड ले रखी है, तो जो प्रोजेक्शन लिया हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, नेगेटिव नहीं कर देना है उसका। तो इन दोनों में से बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू तो कॉमन आ ही रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा ए वन माइनस टी प्लस टी माइनस ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा ए वन वैक्टर माइनस ए टू वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू का कैप, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इसका कैप भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, तो पी क्यू वेक्टर। ठीक है, ए वन माइनस ए टू। ठीक है, आप ए वन माइनस ए टू भी बोल सकते हो, जो भी, अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर ये नेगेटिव आ रही होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू का कैप। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसको याद रखते हैं। कैप तो समझ आता है ना आप लोग को, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर बनाना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम याद करके रखते हैं, तो ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू का कैप। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू का कैप। अच्छा अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू है, तो स्केलर डबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन बी टू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट, जैसे एनसीईआरटी वगैरह में इसको डिटर्मिनेंट बना के भी लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी स्केलर डबल प्रोडक्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। समझ गए सब लोग, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ एक बार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एक यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर शॉर्टेड डिस्टेंस आपका 0 आ जाता है तो क्या होगा, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर ये चेक करना है हमें, आप तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ अगर लाइन चेक करना था तो आपने कल भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने क्या किया था, एक लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लैम्डा में लिख दिया था, एक लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट म्यू में लिख दिया था, और दोनों को कंपेयर कर दिया था। तो जैसे आपने दोनों को कंपेयर किया था तो आपके पास क्या हुआ था, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई थी। अगर वो तीनों कोऑर्डिनेट सेम आ जाते हैं तब तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, अदरवाइज वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। तो ये आप शॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तब तो वही तरीका बेटर है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, यहाँ से बस ये पता चलेगा कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है।
तो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ दोबारा से। टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ shortest distance between two lines is zero. If shortest distance between two lines is zero. समझ गए? दो लाइन इंटरसेक्टिंग कब होंगी? अगर उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, और पैरेलल अलग से चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक नोट लिख लो, चेक फॉर पैरेललिज्म। अगर आप पैरेललिज्म नहीं चेक करते हो तो B1 दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी, तो उस केस में भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पैरेलल का आपको अलग से चेक करना है। ठीक है, कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको? तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे बताना एक बार मुझे। सर 15। हाँ 15 हो गए थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम 16 देखो अब। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines r vector is equal to a1 vector plus lambda b vector and r vector is equal to a2 plus lambda b vector। अब ये दोनों लाइंस जो है ना, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो थोड़ा सोच के करो, इसको ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। एक बार खुद से ट्राई करो इसको। जीरो नहीं आएगा बेटा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना, पैरेलल लाइंस हैं ये, तो जीरो थोड़ी आएगा इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस होगी ना। वो फॉर्मूला किसके लिए? स्क्यू लाइंस के लिए है। देखो कैसे होगा ये।
आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन हो गई हमारे पास, ये आर वेक्टर हो गया a1 प्लस लैम्डा बी, ठीक है। तो इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है a1 वेक्टर और इसकी डायरेक्शन आ रही है b वेक्टर, ठीक है। और ऐसी एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, a2 प्लस लैम्डा बी। ये किससे पास कर रहा है, a2 से, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, b वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला तो एक वेक्टर हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसका यूज होगा उसमें, और हमें ये डिस्टेंस निकालना है जो कि शॉर्टेड डिस्टेंस होगा पी क्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर इसी के पहले लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये भी शॉर्टेड डिस्टेंस ही रहेगा। अब ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है। इसको थीटा मानने में फायदा नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, हमें ये जैसे ये वाला वेक्टर क्या बनेगा, a1 माइनस a2 वेक्टर बनेगा, है ना। तो मेरे को ना इसमें और b वाले वेक्टर में डायरेक्शन निकालनी चाहिए, क्योंकि उसी को फिर मैं थीटा मान के फिर उसका साइन या कॉस लेने की कोशिश करूंगा। तो एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो वेक्टर है ये किस किस के बीच में है, ये a1 और ये वाला वेक्टर के बीच में। ये वाला वेक्टर आपका हो गया a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, है ना। इसकी डायरेक्शन तो ये a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, और b के बीच में। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा आ जाएगा। देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो शॉर्टेड डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, जो बेसिकली पी क्यू का मैग्नीट्यूड है, वो हमारे पास क्या आएगा, a1 माइनस a2 का मॉड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ना ये क्या हो गया, ये आपका, इसको मान लेते हैं कुछ a और b मान लेते हैं, तो ए बी का मैग्नीट्यूड हो गया। ए बी का कॉस कंपोनेंट तो आपको क्या देगा, AC दे देगा, और ए बी का साइन कंपोनेंट आपको क्या दे देगा, BC दे देगा, जो कि PQ के बराबर है। तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ a1 माइनस a2 साइन थीटा, समझ गया ना। ये ए बी साइन थीटा ही हो गया बेसिकली, ये मैंने ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है बेटा, ए बी साइन थीटा। तो ए बी लिखने का मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी का साइन कंपोनेंट जो आएगा वो हमें PQ देगा, ठीक है। अब साइन थीटा लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा a1 माइनस a2 क्रॉस बी, क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, a1 माइनस a2 और b के बीच का एंगल डिवाइडेड बाय मॉड b, इसका भी मॉड ले लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सोच के एक बार, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको सिंपलीफाई करते हैं, a1 माइनस a2 का मॉड, ठीक है, मॉड b साइन थीटा, जो इन दोनों के बीच का एंगल वो कितना है, a1 माइनस a2 और b के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा है, देख रहे हो ना। a1 माइनस a2 और b के बीच का जो एंगल है वो पाई माइनस थीटा है, डिवाइडेड बाय मॉड b। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a1 माइनस a2 साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, वही हम निकालना चाहते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या लेंथ आएगी इसमें, a1 माइनस a2, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड b। कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो बताओ। तो ये इसका आंसर होगा। तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज a1 माइनस a2 क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड b। डॉट ही नहीं आएगा बेटा, क्रॉस आएगा और डिवाइडेड बाय मॉड b आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑल क्लियर हो गया सबको, तो ऑल क्लियर कर दो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं चलो। नेक्स्ट इज फाइंड द लाइन ऑफ, फाइंड द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between two lines r vector is equal to 4 I cap minus j cap plus lambda times of I cap plus 2j cap minus 3k cap and r vector is equal to I cap minus j cap plus 2k cap plus mu times of 2i plus 4j minus 5k. Find the line of shortest distance between two lines. R vector is equal to 4i cap minus j cap plus lambda times of I cap plus 2j cap minus 3k cap and this. And also find shortest distance. देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का कैप. ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को. तो जैसे एक लाइन है, उसका पॉइंट हो गया आपके पास 4 माइनस 1 0. समझ गए कैसे? ये जो पहली वाली लाइन है इसको L1 बोल देते हैं और इसको L2 बोल देते हैं. तो L1 लाइन जो किस पॉइंट से पास कर रही है? 4 माइनस 1 0 से. और इसकी ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमारे पास आ गई 1 2 माइनस 3. तो ये हमारी L1 हो गई. ठीक है, ऐसी जो दूसरी लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है? 1 माइनस 1 2 से. और इसकी डायरेक्शन हो गई 2 4 माइनस 5. ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वो कुछ ऐसा आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा. और इस लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है, PQ की इक्वेशन भी निकालनी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं? PQ जो है वो पहली वाली लाइन पर आ रहा है तो उसका जनरल पॉइंट भी आ जाएगा हमारे पास. तो पहले तो PQ निकाल लेते हैं, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला उसकी हेल्प से. वो क्या होता था? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. ठीक है, ठीक है जी. अब b1 क्रॉस b2 निकालो पहले तो, और a2 माइनस a1 निकालो. a2 माइनस a1 वेक्टर क्या होगा? ये वाली लाइन हमारी L2 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3. 1 माइनस 4 इज माइनस 3. माइनस 1 इज 0. 2 माइनस 0 इज 2. तो ये a2 माइनस a1 हो गया. ठीक है, अच्छा अब b1 वेक्टर जो है ये हमारे पास आ गया 1 2 माइनस 3. और b2 वेक्टर जो हो गया ये हमारे पास आ गया 2 4 माइनस 5. अब हमें निकालना है b1 क्रॉस b2. तो b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू आ जाएगा आई जे के. b1 पहले आ रहा है तो b1 को पहले लिखना पड़ेगा. और 2 4 माइनस 5 आई कैप टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा? माइनस 10 प्लस 12. ठीक है, माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 6 प्लस के कैप टाइम्स ऑफ के कैप टाइम्स क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4. आ रहा है समझ सबको? आई कैप टाइम्स ऑफ माइनस 10 प्लस 12 माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ माइनस 5 प्लस 6 प्लस के कैप टाइम्स ऑफ 4 माइनस 4. तो ये हमारे पास आ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन आ जा रही है 2i माइनस जे. ये इसकी डायरेक्शन आ जा रही है b1 क्रॉस b2 की. तो अब हमें क्या निकालना था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या था? PQ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a2 माइनस a1. तो a2 माइनस a1 ये वाला वेक्टर आया ना, ये वाला -302. तो a2 माइनस a1 इज माइनस 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप. a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 विच इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड. तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 0. समझ गए? मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6 प्लस जीरो डिवाइडेड बाय रूट 5. तो जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय रूट 5. और इसको आप 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकते हो. तो ये तो हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का निकालना आ गया, कैलकुलेट करना आ गया.
ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को लगता है सबको कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब हमारा कंसर्न है कि हमें क्या करना है, हमें ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो ये पी क्यू वाली लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इसको करते हैं, तो हमने पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कर लिया, ठीक है। अब देखो दोबारा से, अब क्या करना पड़ेगा, जब लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है हमें, तो सबसे पहले तो पी पॉइंट लिखो। अब आपका जो पी पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये वाला जो पी कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा, ठीक है। फिर -1 + 2 लैम्डा, समझ रहे हो, और 0 - 3 लैम्डा। ये भी समझ आ गया होगा ना कैसे लिख रहे हैं। देखो इस लाइन से देखो, आप यहाँ से भी पता चल जाएगा। तो आई कैप का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, आई कैप 4 प्लस लैम्डा आ गया। जी कैप का कितना हो गया, -1 + 2 लैम्डा, 0 - 3 लैम्डा। तो वहां से लिख दिया, वो मैंने पॉइंट और डायरेक्शन की हेल्प से लिख दिया है। अब ऐसे क्यू क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं ये पी के लिखे हुए हैं हमने, ठीक है। अब जो क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 + 2 म्यू, क्योंकि ये 1 है यहाँ पे 2 है, ठीक है। -1 + 4 म्यू, इसको म्यू में लिखना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट आ जाएगा 2 - 5 म्यू। तो ऐसे हमारा पी हो गया और एक क्यू हो गया, ठीक है। अब इस लाइन की डायरेक्शन भी हमें पता है। इस लाइन की डायरेक्शन क्या थी, B1 × B2, जो भी अभी हमने निकाली थी। B1 × B2 की डायरेक्शन क्या है, 2 - 1 0। तो ये वाली वैल्यू है आपके पास 2 - 1 0। अब पी क्यू की डायरेक्शन आप इन दोनों कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, हमारे को क्या करना है ना, देखो अगर मेरे को लाइन चाहिए तो मेरे को पी क्यू में से कोई भी एक पॉइंट मिल जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो पता ही उस लाइन की B1 × B2। तो या तो आपको दोनों पॉइंट मिल जाए या एक पॉइंट मिल जाए, डायरेक्शन आपको पता है, आप लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। तो डायरेक्शन ऑफ पी क्यू हमारे को पता है, किसके बराबर है, 4 प्लस लैम्डा -1 + 2 म्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा -1 - 2 म्यू, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। वाई कंपोनेंट इज -1 + 2 लैम्डा +1 - 4 म्यू, ठीक है, -3 लैम्डा -2 + 5 म्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस लैम्डा -2 म्यू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा -4 म्यू, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी -3 लैम्डा +5 म्यू - 2। अब ये जो डायरेक्शन है किससे कंपेरेबल है, ये डायरेक्शन हमारी कंपेरेबल है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 - 1 0। तो कंपेरेबल है ना, तो मतलब इनका रेशियो सेम होगा, क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा 3 प्लस लैम्डा -2 म्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा -4 म्यू डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -3 लैम्डा +5 म्यू - 2 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। तो इनसे रिलेशन आ जाएगा, दो को सॉल्व करके आपको रिलेशन आ जाएगा, उसको आपको पुट करके सबके साथ चेक करना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सेटिस्फाई कराओ। तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू -2, ये -1 नीचे भी है तो -2 बन जाएगा ये, तो -4 लैम्डा, फिर -2 + 4 ये बन जाएगा 8 म्यू। तो ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास 10 म्यू, ये हो जाएगा। तो 10 म्यू -5 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो एक रिलेशन तो ये आ गया कि ये बन गया 2 म्यू -लैम्डा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। या इसको ऐसे रहने देते हैं अभी, अभी इसको। तो एक रिलेशन ये आ गया, यहाँ से एक और रिलेशन निकालते हैं। तो ये 0 को मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो ये बन जाएगा -3 लैम्डा +5 म्यू - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 म्यू -3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 10 म्यू -6 लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 6 लैम्डा -5 लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लैम्डा -1 आ गया। अब ये बन जाएगा 3 + 5 म्यू -2 इज इक्वल टू 0। 3 + 5 म्यू -2 इज इक्वल टू 0। तो 5 म्यू मेरे पास -1 आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू मेरे पास -1/5 आ जाएगी। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई और म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक बार इसको पुट करके चेक कर लेते हैं ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, नहीं तो फिर इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू -1 और म्यू की वैल्यू -1/5, ये पुट करते हैं एक बार, ठीक है। इन सब में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने दो रिलेशन यूज किए ना, तो तीसरे सेटिस्फाई होने चाहिए।
सारी मतलब सारी वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो मतलब गड़बड़ होगा इसका मतलब है। अगर नहीं होता है तो 3 - 1 + 2/5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा - 4 म्यू। 2 लैम्डा इज -2 + 4/5 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 3 लैम्डा, ये 3 बन जाएगा, ठीक है। 5 म्यू कितना बन जाएगा, -1 -2 डिवाइडेड बाई 0। मतलब ये एक दूसरे के मल्टीपल आने चाहिए, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 2 + 2/5 तो हो जाएगा 12/10, ठीक है, क्योंकि ये 2 बनेगा तो 12/5 नीचे आ जाएगा। ये कितना बनेगा, -10, तो ये बन जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -5, तो मैच कर रहा है, ठीक है। सबकी रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। 0/0 वाली टर्म को तो आपको रेशियो में देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। ये दोनों तो मैच कर ही गए, तो इसका मतलब एकदम सही है। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो लैम्डा की वैल्यू अगर -1 आ गई है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये -3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू -1 पे ये -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। तो अब आपको कौन सी लाइन है, शॉर्टेड डिस्टेंस वाली जो लाइन है, तो लाइन पी क्यू की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन पी क्यू हमारी क्या है, ये किस पॉइंट से पास कर रही थी, 3 - 3 से, देखो एक बार, 3 - 3 से, और इसकी डायरेक्शन है 2 - 1 0, तो इसकी डायरेक्शन हो गई 2 - 1 0, ठीक है। तो क्या बनेगी लाइन की इक्वेशन, x -3/2 इज इक्वल टू y + 3/-1 इज इक्वल टू z -3/0। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसको लैम्डा म्यू के किसी के बराबर भी कर सकते हैं। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या था कि हमारे पास इस ये लेंथी सा क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट हैं इसके। ये जेई में भी आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन एडवांस में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कई बार वो बोल देते हैं 2 लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन निकालो, तो अगर वो बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइन निकालो तो जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, ठीक है। बट अगर वो बोलेगा शॉर्टेड डिस्टेंस वाली लाइन निकालो तो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता था, तो हमने वही लगा दिया, E2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का कैप, तो उससे हमारा शॉर्टेड डिस्टेंस आ गया। क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस फाइनाइट आ रहा है, तो इसमें क्लियर हो गया कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, ठीक है। अब हमें PQ वाली लाइन निकालनी थी। अब PQ वाली लाइन कैसी लाइन है, ऐसी लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, B1 क्रॉस B2। तो हमने सबसे पहले PQ की डायरेक्शन निकाल ली, विच इज B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो वो डायरेक्शन आ गई। फिर हमने क्या किया, जो ये पहली वाली लाइन थी इसके ऊपर जनरल पॉइंट लिख लिया P, और L2 थी उसके ऊपर जनरल पॉइंट लिख लिया Q। तो L1 के ऊपर हमने जनरल पॉइंट लैम्डा में लिख लिया, L2 के ऊपर जनरल पॉइंट न्यू में लिख लिया। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उस लाइन की डायरेक्शन आ गई। अब वो वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम ही तो है जो B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन है, तो दोनों कंपेयर कर दिया। कंपेयर करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, फिर पॉइंट दोनों पता चल गए, डायरेक्शन भी पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ गई। देखो भाई, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ मुझे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब एक और करो फिर खुद से, वी वाला आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 18 देखो अब। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 1 1 and intersecting the line x - 1/2
इक्वल टू y माइनस 2/3 is equal to z minus 3/4 and x plus 2 divided by 1 is equal to y minus 3 divided by 2 is equal to z plus 1 divided by 4। ठीक है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है लाइन 111 से पास कर रही है और इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। करो एक बार ट्राई करो इसको। इसका डायग्राम बनाओ। देखो 3D में आपको डायग्राम बना के करना पड़ेगा, तो इसका डायग्राम बनाओ फिर सोचो उसके बाद क्या करना है। इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो यस बोलो एक बार। विद्यासागर, विवेक, पारस चौहान, राहुल, ज्योति, अरविंद रावत, साक्षी, नेहा, रागिनी। देखो अच्छा ऐसा कर रहे हैं, अब मान लो मेरे पास एक लाइन है ये वाली जो लाइन L1 है। ठीक है, इसको L1 मान लेते हैं और इसको L2 मान लेते हैं। तो जो L1 है किससे पास कर रही है, ये 1 2 3 से पास कर रही है और इसकी डायरेक्शन है 2 3 4। ऐसे एक और लाइन है हमारे पास L2 जो किससे पास कर रही है, -2 3 -1 से। ये पॉइंट कैसे निकालते हैं इसके न्यूमरेटर को जीरो करके, तो -2 3 -1
और इसकी डायरेक्शन बन रही है आपके पास 1 2 4। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक लाइन निकालनी है जो किससे पास कर रही थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइंस। तो एक लाइन हमें निकालनी है जो 1 1 1 से पास कर रही है और इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो 1 1 1 से पास कर रही है और इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है और उन दोनों के भी जनरल पॉइंट लिख देते हैं। अभी नहीं पता उनका यूज आएगा कि नहीं आएगा, बट लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, इधर अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो आ जाएगा म्यू माइनस 2, 2 म्यू प्लस 3 और 4 म्यू माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब हम सोचेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। या तो मुझे लैम्डा मिल जाए किसी भी तरीके से, लैम्डा और म्यू में से कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट तो मुझे पी क्यू की लाइन निकालनी है, तो ये वाला पॉइंट तो पता ही है ना मुझे, 1 1 1 तो पता ही है। तो किसी तरीके से इस लाइन पे एक और पॉइंट आ जाए, तो मेरा कंसर्न बस वो है। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ डायग्राम है मेरे पास। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, अगर थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको, जैसे ये वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं कि एपी और पीक्यू लाइन इंटरसेक्टिंग है। ऐसा सोचो, एपी और पीक्यू लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो एपीक्यू एक ही प्लेन पे आएंगे। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई एपीक्यू को एक ही प्लेन पे कर दूं, ए पी क्यू वाली लाइन को एक ही प्लेन पे कर दें और बी पी क्यू वाली लाइन को भी एक ही प्लेन पे कर दें। बट ऐसा जरूरी नहीं है ए पी क्यू भी एक ही प्लेन पर आए। आप बात समझ रहे हो? मैं अब आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरे को लैम्डा और म्यू में से कुछ निकालना है। तो ऐसा सोचो कि जैसे ऐसा हो सकता है कि जो L1 L2 है वो दोनों स्क्यू हैं और PQ तब भी उनको एक इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ APQ एक प्लेन पर आ सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस पर आ रहे हैं ना ये दोनों। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन तो एक प्लेन पे पास कर सकते हैं और BQP भी एक प्लेन पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, कोप्लेनैरिटी कंडीशन लगा रहा हूँ। तो वो देखो अभी कैसे करते हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूँ APQ एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, तो अगर APQ एक ही प्लेन पे आ रहे हैं तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, APQ। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास 1 2 3। ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई 2 3 4 और इधर जाके एक पॉइंट आ गया 1 1 1। ठीक है, और इस लाइन की डायरेक्शन को हम मान लेते हैं, इस लाइन की डायरेक्शन को कुछ मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ABC। और तो ABC कहीं नहीं माना है, ठीक है, ABC एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक ये वाला वेक्टर, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, तो ये वाला वेक्टर ए क्यू वेक्टर, जो भी ए क्यू तो यहाँ कहीं ऊपर कहीं था, तो ये वाला वेक्टर जो है इसको कुछ और मान लेते हैं टी। तो ए टी वेक्टर, ए पी वेक्टर 2 3 4 हो गया और पी क्यू वेक्टर जो है ये एक ही प्लेन पर आएंगे। तो तीनों एक ही प्लेन पर आएंगे तो कोप्लेनर हो जाएंगे। तो अगर कोप्लेनर हो जाएंगे तो उसका क्या कंडीशन होता था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता था। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 1 इज जीरो। ये वाला वेक्टर निकाल लो, ए टी वेक्टर 1 - 1 इज जीरो, 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2। ठीक है, दूसरा वेक्टर हो गया 2 3 4, तीसरा वेक्टर हो गया ए बी सी। इसका डिटरमिनेंट जो होगा वो जीरो होगा। आपको याद होगा अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। तो वही मैंने कर दिया। तो ये मैंने लिखा हुआ है ए टी वेक्टर। ठीक है, 1 - 1, हाँ टी ए वेक्टर लिखा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो ये मैंने टी ए वेक्टर लिखा हुआ है। ये मैंने डायरेक्शन लिख दी 2 3 4, बी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन, और ये हमने पी क्यू की डायरेक्शन मान ली है। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं एपी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों कोप्लेनर है। तो इसको सिंपलीफाई करो, इससे कंडीशन आएगी आपके पास। तो जीरो टाइम्स ऑफ समथिंग इज जीरो, -1 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा 2c - 4a प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा 2b - 3a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2c प्लस 4a प्लस 4b - 6a इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया कैसे लिखा, -2c प्लस 4a प्लस 4b - 6a। तो मेरे पास आ जा रहा है 4b - 2a - 2c इज इक्वल टू जीरो। तो 2b - a - c इज इक्वल टू जीरो। तो एक रिलेशन तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए पी क्यू को ये बना दिया एक प्लेन के ऊपर। ऐसे मैं बी क्यू पी को भी बना सकता हूँ। तो बी क्यू पी को बनाते हैं। तो ऐसा कुछ बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये भी एक प्लेन पर आएंगे बी क्यू पी।
तो बी क्यू पी जो आएगा हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट है -2 3 -2 3 -1 -2 3 -1। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी आगे चल के 1 1 1 से पास कर रही है, तो इसको 1 1 1 मान लेते हैं और क्यू यहाँ के मान लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की डायरेक्शन भी पता है हमें, इस लाइन की डायरेक्शन हमें पता है ए बी सी। ठीक है, और इस लाइन की डायरेक्शन हमें पता है ये वाली जो लाइन है 2 3, इसकी डायरेक्शन है 1 2 4। ठीक है, तो इसको हमने माना हुआ है बी टी। तो अब आप ये बोल सकते हो बी टी वेक्टर जो होगा, नहीं 1 2 4 किसकी डायरेक्शन थी, एक मिनट रुको, 1 2 4 आपकी बी क्यू की डायरेक्शन है ना, तो इसको ज्वाइन करो, तो ये डायरेक्शन हो गई 1 2 4। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं बी क्यू वेक्टर, ठीक है, और क्यू टी वेक्टर की डायरेक्शन हमें पता है ए बी सी, और ये वाला वेक्टर, ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है, तो हम बोल सकते हैं ना बी क्यू वेक्टर, टी क्यू वेक्टर और बी टी वेक्टर, इसका स्केलर डबल प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस पर आ रहे हैं तो एक ही प्लेन पे आएंगे। तो बी क्यू वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4। ठीक है, टी क्यू वेक्टर क्या हो गया, टी क्यू वेक्टर इज ए बी सी। ठीक है, एंड बी टी वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 इज 3, 1 3 इज -2, 1 1 इज 2, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। समझ गए अब? तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको नीचे सॉल्व कहीं से भी सॉल्व कर दो, चलो 1 इंटू ऊपर वाली रो से सॉल्व कर देते हैं। तो 1 इंटू ये रो हटाया, कॉलम हटाया, 2b + 2c। ठीक है, -2 इंटू ये रो हटाया, कॉलम हटाया, 2a - 3c प्लस 4 इंटू ये रो हटाया, कॉलम हटाया, -2a - 3b इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2b + 2c -4a + 6c -8a -12b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन रहा है -12a -10b + 8c इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो आ जाएगा 6a + 5b इज इक्वल टू 4c। तो एक रिलेशन तो आ गया, 6a + 5b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास और था कि 2b इज इक्वल टू a + c, तो c इज इक्वल टू 2b - a, तो 2b - a इज इक्वल टू c। एक रिलेशन हमारे पास ये था। ठीक है, तो इसमें से c एलिमिनेट करते हैं, या ऐसा करते हैं सी को के मान लेते हैं, तो ए और बी इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लेंगे, तो सी में निकाल लेते हैं। चलो ये, तो एक सी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 12b - 6a इज इक्वल टू 6c। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को, क्या आ जाएगा 17b, 6 से कट गया, इज इक्वल टू 10c। तो बी आपके पास कितना आ गया, 10c/17। ठीक है, ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारे पास 2b - c, तो ये आ जाएगा 20c/17 - c, तो 3c/17। अब देखना मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने ए और बी को इन टर्म्स ऑफ सी कैसे निकाल लिया, तो एक तो ये बी हो गया और ये हमारे पास ए हो गया। अब जो हमारी लाइन थी, रिक्वायर्ड लाइन थी, वो किससे पास कर रही थी, 1 1 1 से पास कर रही थी, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 1, उसकी डायरेक्शन मान ली थी ना हमने एबीसी, इस लाइन की डायरेक्शन क्या मान ली थी, एबीसी। तो हमारे पास आ जाएगा x - 1/a इज इक्वल टू y - 1/b इज इक्वल टू z - 1/c। तो x - 1/a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3c/17। b की जगह क्या लिख देंगे, 10c/17। अब क्या कर सकते हो, सी हटा ही सकते हो ना, डायरेक्शन में तो है, वो डायरेक्शन रेशियो ही तो है। तो x - 1/3 y - 1/10 इज इक्वल टू z - 1/17। अब मैंने क्या किया, जो डायरेक्शन थी मेरी उसको 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये है 3c/17, ये डायरेक्शन है हमारे पास, 3c/17, 10c/17, c। तो पहले तो c हटा दिया क्योंकि डायरेक्शन रेशियो, फिर 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 10 और 17 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। ठीक है, अभी एक बार दोबारा से सुनो, फिर बताना कोई भी डाउट है कि नहीं है। तो जैसे मेरे पास ये दो लाइन थी, तो मेरे को क्या करना था, एक लाइन निकालनी थी, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है और किससे पास कर रही है, 1 1 1 से।
तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने जनरल पॉइंट सोचे, फिर मैंने सोचा कि किसी तरीके से अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूंगा उसको फिर मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा। जो लैम्डा और म्यू निकालने का मैंने सोचा, बट वो मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने एबीसी उसकी डायरेक्शन को मान लिया। तो इस लाइन की डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, एबीसी। तो बेसिकली इसको मैंने यूज नहीं किया, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यूज नहीं किया। तो मैंने इस लाइन की डायरेक्शन को क्या मान लिया, एबीसी। फिर मैंने ये देखा कि एपी क्यू मेरे क्या है, कोप्लेनर है। तो एपी क्यू वाली जो लाइन है ये तीनों एक ही प्लेन पर आएंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। ऐसे बी क्यू पी भी एक ही प्लेन पर आएंगे, तो मैंने उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना के जीरो कर दिया, उससे एबीसी में रिलेशन आ गए। दो फिर ए को इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लिया, बी को इन टर्म्स ऑफ सी निकाल लिया। पॉइंट पता ही था तो डायरेक्शन लाइन की एबीसी मानी थी। तो लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन बाय ए, वाई माइनस वन बाय बी, जेड माइनस वन बाय सी। देखो भाई समझ आ गया कि नहीं समझ आया? ऑल क्लियर कर दो अगर कोई भी डाउट नहीं है आपको तो। कुछ भी डाउट है तो बताओ बेटा। नहीं क्लियर हुआ? एक बार माइक ऑन करके बोलो बेटा, मेरे पास चैट नहीं आ रही है आप लोग की। क्लियर सर। ओके क्लियर सर। यस सर क्लियर। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो गया आपका स्क्यू लाइंस का टॉपिक, ठीक है। तो अब हमारे दो टॉपिक इसमें फिनिश हो गए, तीन टॉपिक इनफैक्ट। एक था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा था स्ट्रेट लाइन, जिस जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे कैसे निकालेंगे। थर्ड हो गया हमारा स्क्यू लाइंस। नेक्स्ट इसमें आता है प्लेन। ठीक है, अच्छा अब प्लेन के लिए देखते हैं। तो प्लेन की डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको आगे से। प्लेन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका कोई भी सरफेस ले लो जो एकदम स्मूथ हो। जैसे आप अगर जैसे अपनी टीवी की स्क्रीन को देखोगे तो वो एकदम स्मूथ सरफेस है, तो उसको हम प्लेन बोलेंगे। ठीक है, आज वाले आजकल वाले नहीं देखने, जो जो एकदम कर्वेचर वाले आते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम जैसे एकदम स्ट्रेट सरफेस जो होगा उसको, जैसे ब्लैक बोर्ड का सरफेस है उसको हम बोलेंगे कि वो जो है वो एक प्लेन है। और उसकी हम 3D में इक्वेशन लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 डायमेंशन में भी आ सकता है। इसका हाँ, अगर आप 2 डायमेंशन में लिखोगे तो अकॉर्डिंगली अगर आप एक्स और वाई में लिखना चाहोगे तो क्या होगा कि उसको फिर मतलब देखो, आपको प्लेन को अगर डिफाइन करना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से अगर आप डिफाइन कर दोगे तो उसका इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई में थोड़ी आएगा। एक्स और वाई तो उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम ये वाला बोलते हैं कि मेरे पास ये प्लेन है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस प्लेन की इक्वेशन के ऊपर तो एक्स और वाई पॉइंट तो इनफाइनाइट वैल्यूज ले लेंगे। तो आप इसको एक्स और वाई में तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे। इसलिए इस सरफेस को डिफाइन करने के लिए आपको एक थर्ड एक्सिस और चाहिए होगा। तो जैसे मान लो आपने जेड एक्सिस अब डिफाइन कर दिया, तो इस प्लेन की इक्वेशन फिर पता क्या हो जाएगी, जेड इक्वल टू जीरो। क्योंकि इस सरफेस के ऊपर जेड हमेशा जीरो रहने वाला है। इसके बैक साइड पे जाओगे तो जेड की वैल्यू नेगेटिव होगी, इससे ऊपर जाओगे तो जेड की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसलिए 2D सरफेस अगर है भी, प्लेन भी है, तो हमें उसको 3 डायमेंशन में ही डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डायमेंशन में वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लेन की इक्वेशन हम 3D में पढ़ते हैं। अब प्लेन की जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूं मैं। अ प्लेन इज अ सरफेस such that if any 2 points
on it are taken then line joining them completely lies on the surface. ठीक है, तो एक प्लेन की सरफेस, एक प्लेन की डेफिनेशन क्या है, मान लो जैसे ये हमारा मतलब ये जिस सरफेस पे मैं लिख रहा हूँ वो एक प्लेन है, ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट है, तो ये प्लेन है। अब इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो कहीं पे भी आर्बिट्रेरी, ठीक है, और इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। अब अगर जो आपका सरफेस है वो इस लाइन के हर एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है तब तो वो प्लेन होगा, अदरवाइज वो प्लेन नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो कंटेन करेगा ही करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो आपने दो पॉइंट लिए और आपने एक लाइन बना दी ऐसे, ठीक है। अब आपका जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से आ गया, वो यहाँ पर ऐसे आया, जैसे मान लो ऐसा आ रहा है, ठीक है, और बीच में उसमें बल्ज आ गया, समझ गए। तो जैसे ये वाला अगर मतलब मान लो यहाँ कहीं बल्ज आ गया बीच में, तो अब ये प्लेन नहीं होगा। ये प्लेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो, आप मान लो कि लाइन, ये वाला पॉइंट लाइन पर आ रहा है, ये वाला पॉइंट लाइन पर आ रहा है, ये वाला पॉइंट लाइन पर आ रहा है, ये भी सब आएंगे, तो ये जो इन दोनों के बीच वाला बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो छोटा सा एरिया है जिसमें वो बल्ज है, तो वो वाले पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं आएंगे, तो इसको हम प्लेन नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट अ प्लेन, ये हमारा प्लेन होगा। समझ आ गई क्या डेफिनेशन है, ठीक है। ये एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर अगर आप दो पॉइंट लेते हो और उसको लाइन से ज्वाइन करते हो, तो उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आ रहे हैं अगर उस सरफेस पे आएंगे तो वो ये मेक श्योर कर देगा कि इस सरफेस के ऊपर कोई भी बल्ज नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, ठीक है। प्लेन को जनरली पाई से डिनोट किया जाता है, पाई वन पाई टू ऐसे बोलेंगे, जैसे दो प्लेन है तो उसकी इक्वेशन, दो प्लेन होगा तो पाई वन पाई टू बोल देंगे, ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब प्लेन को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, बहुत सारी तरीके हैं प्लेन्स की इक्वेशन को निकालने के लिए। जैसे लाइन में तो क्या होता था, या तो दो पॉइंट मिल जाए या डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन मिल जाए, या दो प्लेन का इंटरसेक्शन मिल जाए, वो हम यहीं पर देखेंगे, ठीक है, वो वहां पे नहीं देखा था हमने। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तो इसके लिए क्या क्या आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपको एक पॉइंट चाहिए, बाकी सब ना, बाकी सब जो भी तरीके हैं वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। एक पॉइंट, अ पॉइंट एंड अ नॉर्मल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। इस तरीके से आपको आ गया तो आप किसी भी तरीके, मतलब कोई भी जो फॉर्म होगी वो बोलेगा भाई तीन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन निकालो, तीन वेक्टर से पास करने वाला प्लेन निकालो, ऐसे करके कुछ भी बोलेगा वो सब निकल जाएंगे, ठीक है। तो अ पॉइंट एंड अ नॉर्मल इज रिक्वायर्ड, तो इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी एक सरफेस है आपके पास, इसकी अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हो तो इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इसको आप ऐसा मान लो जैसे आपकी कॉपी है, आप एक पेन अपना स्ट्रेट उसके परपेंडिकुलर रख दो, उस कॉपी के ऊपर डायरेक्ट मतलब पेन रख दो जो कि आउटवर्ड जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर है उस सरफेस के, तो होगा क्या, इस इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही आउटवर्ड है एरिया की डायरेक्शन में, मतलब उस सरफेस के ऊपर अगर आप कोई रेक्टेंगल लेते हो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो नॉर्मल वेक्टर आप ऊपर को ले लो चाहे आप नीचे को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉर्मल वेक्टर ही रहेगा। बट इस नॉर्मल वेक्टर के लिए बहुत सारे प्लेन पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे इसके पैरेलल एक प्लेन आ जाए तो ये भी पॉसिबल है, ये एक पैरेलल प्लेन आ जाए तो ये भी पॉसिबल है। इसीलिए अब बहुत सारे प्लेन इस नॉर्मल वेक्टर के लिए पॉसिबल है, तो अगर मैंने एक पॉइंट डिफाइन कर दिया तो आपका प्लेन यूनिक हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं पॉइंट एंड अ नॉर्मल इज रिक्वायर्ड। तो अगर एक पॉइंट है आपके पास, क्योंकि आप समझ गए ना, ये वाला पॉइंट तो नीचे वाले प्लेन पर आएगा पाई वन पे, पाई टू पे तो आएगा नहीं, पाई थ्री पे भी नहीं आएगा, जबकि ये तीनों प्लेन क्या है, पैरेलल हैं, तो हमें एक पॉइंट और अगर एक नॉर्मल मिल जाएगी तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेकेंडली, अब जैसे मैं कुछ और केसेस बता देता हूं आपको, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिल जाएं तब भी आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे, ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, तो हम करते क्या है प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए कि भाई ये दोनों वेक्टर बना लेते हैं और इन दोनों के क्रॉस से नॉर्मल आ जाता है,
मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरे को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये वाली फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, मेरे को एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक नॉर्मल पता होना चाहिए, तो मैं प्लेन की इक्वेशन निकालूंगा। अब मेरे को 3 पॉइंट बताए एबीसी, तो मैंने 3 पॉइंट की हेल्प से क्या किया, इन दोनों क्रॉस लेके इसकी नॉर्मल निकाल ली। तो पॉइंट कोई भी एक उठा लो, एबीसी में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, नॉर्मल पता है, तो पॉइंट नॉर्मल पता चल गई, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए? टू डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस आर गिवन। ठीक है, अगर मान लो 2 पैरेलल लाइन दी हुई हैं आपको जो कि अलग अलग हैं, अब इससे पास करने वाला प्लेन निकालना है, तो प्लेन तो पास कर ही जाएगा इससे, तो समझ आ ही रहा है हम लोग को। ठीक है, तो मान लो ये इसका a1 वेक्टर दिया हुआ है, ये b वेक्टर दिया हुआ है, ये a2 वेक्टर दिया हुआ है, ये b वेक्टर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ज्वाइन कर लेंगे। अभी करेंगे ये सब चीजें, मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। तो ये वाला वेक्टर ज्वाइन कर लेंगे, इसका क्रॉस b के साथ लेंगे तो इसका नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, तो a1 माइनस a2 का क्रॉस b के साथ लोगे, नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल आ गया, पॉइंट आपको पता ही है, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी प्लेन की। ठीक है, फिर एक होता है अनॉमल इज गिवन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन। ठीक है, अनॉमल इज गिवन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन। तो इसको हम तभी देखेंगे क्योंकि इसके लिए मेरे को आपको फॉर्म बतानी पड़ेगी, वो जो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है जो सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो बतानी पड़ेगी, उसी के बाद ये डिस्कस करेंगे। तो कल हम क्या करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये आपके टेस्ट का भी कोर्स है, प्लेन पूरा आएगा आपके टेस्ट में। और पॉइंट एंड नॉर्मल इज रिक्वायर्ड, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इन सबको ना एक एक करके सारी फॉर्म्स को सबसे पहले तो फर्स्ट डिराइव कर लेंगे, फिर उसके साथ साथ ये सारी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए जो इवनिंग की क्लास है, आज की मैं इवनिंग क्लास नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरे को कुछ और काम है। तो आप लोग क्या करें ना, मैं आपके सॉल्यूशंस पीडी मतलब सॉल्व करके आपको मतलब ग्रुप में डाल दूंगा, फिर कल रख लेंगे एक बार क्लास ना। तो क्योंकि क्या होता है कि वो जो डाउट क्लास में ऐसा होता है कि एक तो बच्चे कम आते हैं, बच्चे 15-20 आए, दूसरा फिर मान लो किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 30, तो उसको वेट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ना सिस्टम थोड़ा सा टाइम इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो मेरी कुछ बच्चों से बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि सर मेरे 2-3 डाउट होते हैं तो उसको आप अलग से ही बता दो, और मैं फिर ऐसे सोचता हूँ कि मैं डाउट के टाइम पे सॉल्व करूंगा। तो इसलिए बेटर है आप लोग क्या करें, मुझे अपने डाउट सेंड कर दें या तो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, या आप टीम पे सेंड कर दें जो भी आपके डाउट हैं। देखो आधी से ज्यादा तो सॉल्व ही नहीं कर रही है, तो वो जो सॉल्व नहीं कर रहे हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता, वो आगे भी सफर ही करेंगे। तो प्लीज अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके डाउट आ रहे हैं, तो मुझे सेंड करो। ऐसे आर्बिट्ररी सेंड करने की जरूरत नहीं है अगर आपने नहीं किए हैं। ठीक है, दूसरा आपका टेस्ट भी है इस सैटरडे को, उसका कोर्स आपको क्लियर है, उसमें वेक्टर भी आएगा और 3D भी आएगा, 3D प्लेन तक आएगा। ठीक है, थर्ड आपको शायद मैसेजेस आ रहे होंगे फीस के लिए, तो मुझे मैनेजमेंट ने एक बार और बोला है कि अगर आपकी फीस नहीं आएगी जून की टिल आज या कल जो भी टाइम दिया होगा उसमें मैसेज में, तो आपकी ना आईडी ब्लॉक होगी। और इस बार आईडी ब्लॉक मैं नहीं कर रहा हूँ, वो राजन सर करेंगे। तो इसीलिए आप मतलब अपने पेरेंट्स को बता दें, जो भी आप, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं या मैनेजमेंट को कॉल कर सकते हैं, जो भी आकाश सर वगैरह का नंबर चाहिए तो मुझसे ले सकते हो। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट जो पे कर सकते हैं वो आकाश सर से बात करके पे कर दें इसको। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगा, स्कूल आने की जरूरत नहीं है आपको। तो व्हाट्सएप और टीम पे अपने डाउट्स भेज दें। हम क्लास इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है। बाकी हो सकता है कल अगर आज मेरे को लगा मैंने सारे डाउट कवर कर दिए, आपको सॉल्व करके भेज दिए, तो कल फिर मैं प्लेन की क्लास रख लूंगा। ठीक है, मतलब आगे पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं, हैव अ गुड डे, और पढ़ाई करो ताकि आपके टेस्ट में स्कोर अच्छा आए।